सबसे पहले तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन का आभार और मेरे वरिष्ठ भाई हर्षवर्धन त्रिपाठी जी और शिवानंद जी दोनों का मैं शुक्रगुजार हूँ। ये जो आज का मुद्दा है इसके बारे में ज़्यादा बात हुई नहीं, लेकिन ये एक बहुत अहम मुद्दा है। सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि जब वो कोविड का टाइम आया था, एक नैरेटिव चलाया गया था पहली चीज़ कि हिंदुस्तान ख़त्म हो जाएगा, हिंदुस्तान यहाँ से उभर के आ नहीं पाएगा, इकोनॉमी बर्बाद हो जाएगा। और दूसरी चीज़ हमें ये याद रखना चाहिए कि हिंदुस्तान एकमात्र ऐसा देश था कोविड के टाइम जो कोविड से भी लड़ रहा था, और कोविड जहाँ से आया मुझसे भी लड़ाई करने के लिए मजबूर हो गया था अपने सोवरेनिटी को रक्षा करने के लिए। तो मिलिट्री में इन्वेस्ट करना पड़ा उस टाइम, और कोविड को मैनेज करने के लिए भी इन्वेस्ट करना पड़ा, और इकोनॉमी को प्रोटेक्ट करने के लिए भी इन्वेस्ट करना पड़ा। और उसका जो आउटकम ये कैसा था, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आंकड़ा मैं देता हूँ। ये 2022 में इंडिया एमर्ज्ड एज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, ये आप सबको पता है। तो जिस इकोनॉमी के बारे में ये सोचा गया था कि वो ख़त्म हो जाएगा, वो 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी के हिसाब से उभर के आ गया। और सिर्फ वही नहीं, अगर हम इस साल की आंकड़े देखें 31 मार्च तक, इंडिया का जो ग्रॉस एक्सपोर्ट है, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट और सर्विसेज एक्सपोर्ट, $750 बिलियन का है। टोटल ट्रेड $1.6 ट्रिलियन का है। जहां हमारे पड़ोस में जैसे देश है पाकिस्तान, $1 बिलियन के लिए कतरा रहा है, श्रीलंका कोलैप्स कर गया, और बहुत सारे ऐसे देश है अफ्रीका में जो डेट ट्रैप में आ गया है। उस हिसाब से अगर देखा जाए, इन सारे प्रॉब्लम के बावजूद हिंदुस्तान ने $570 बिलियन के ऊपर अपना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मैनेज करके रखा है। तो ये जो एक अचीवमेंट है, ये मुझे लगता है कि देश के लोगों को और भी इसके बारे में जागरूकता की ज़रूरत है कि किस तरह से हिंदुस्तान के इकोनॉमी को सरकार ने बरकरार रखा और भी मजबूत किया। ये जो आत्मनिर्भर भारत का जो एक मुहिम चलाया गया, जिस तरह से रेसिलियंस तैयार किया गया। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, जब वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेके बहुत बवाल मच रहा था, एक हमारे फॉर्मर गवर्नर है यूएस में बैठे हुए, जो बहुत बातें करता है हिंदुस्तान के बारे में, उसको भी समझ में नहीं आया। ये साउंड नहीं जा रहा है क्या? किसी ने मैसेज किया है, साउंड नहीं जा रहा है, कि कर लीजिए। वो सिलिकॉन वैली बैंक, किसी ने यही मैसेज किया कि तो अब तक साउंड चल रहा था या फिर नहीं ठीक चल है, रहा नहीं था? उस पे जा रहा था, यहाँ नहीं गया। अच्छा, तो सिलिकॉन वैली बैंक पहले कोलैप्स कर गया। उसके बाद एक बैंक है सिग्नेचर बैंक, उसका भी ये सिचुएशन आ गया। तीसरा बैंक फर्स्ट रिपब्लिक बैंक, वो भी कोलैप्स करने के कगार पे आ गया था, लेकिन वो उनके जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कंपनीज है जेपी मॉर्गन जैसे, उनको शायद उनके पैर पकड़ कर सरकार ने बोला कुछ करो। तो ये जो 2008 का जो लेमन ब्रदर्स को लेके एक बहुत बड़े पैमाने पे फाइनेंशियल क्राइसिस यूएस में आया था, उस हिसाब से अभी आने के कगार पे हो सकता है। यूएस आएगा कि नहीं ये पता नहीं है, लेकिन यूएस का जो हाल है आज, समझना ये पड़ेगा कि यूएस में अभी जो इन्फ्लेशन है दैट इज 40 ईयर हाई। जो इससे पहले हुआ पिछले 40 साल में जो इन्फ्लेशन था वो अभी सबसे ज्यादा है। और दुख की बात है कि हिंदुस्तान में जो लोग, हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस और कुछ अमेरिका में बैठे हुए कुछ उनके, मैं कोई बुरा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, उनके जो मित्र है जो हिंदुस्तान के बारे में बहुत कुछ बोलता रहता है, वो कभी ऐसा, वो इसके बारे में कभी जिक्र नहीं करता कि अमेरिका जैसे देश जो दुनिया का सबसे मतलब हाईएस्ट जीडीपी है, सबसे कहा जाता है कि सबसे मजबूत इकोनॉमी जिसका है, वहाँ आज इट हैज़ एन इन्फ्लेशन विच इज़ 40 ईयर हाई। दूसरी चीज है, दिस ए मेजर प्रॉब्लम विद द डॉलर एज अ करेंसी। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जब कोविड का सिचुएशन आया, सिर्फ 2020 में यूएस ने $3 ट्रिलियन का करेंसी नोट प्रिंट किया, $3 ट्रिलियन। और टोटल जो एड है जो यूएस गवर्नमेंट ने दिया अपने लोगों को, वो $5 ट्रिलियन बांटा, पैसा बांटा है। किसको बांटा? रेस्टोरेंट्स को, जो मॉम एंड पॉप शॉप्स कहा जाता है, छोटे छोटे
शॉप्स को, एयरलाइंस को, बाकी ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स जो कोविड के लॉकडाउन के वजह से बैठ गया था, वहां पे बांटा गया। तो $5 ट्रिलियन बांटना एक बहुत छोटी चीज नहीं है। अगर उनका जीडीपी $25 ट्रिलियन है और $5 ट्रिलियन एडिशनल कैश प्रिंट करके बांटा गया है, दैट मीन्स 20% ऑफ द जीडीपी हैज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड एज कैश। तो अगर हिंदुस्तान के पैमाने में देखा जाए कि 2021-22 में जब $3 ट्रिलियन का इकोनॉमी था, अभी $3.5 ट्रिलियन का है, मतलब $750 बिलियन अगर हम कैश प्रिंट करते तो उनका इक्विवेलेंट होता। तो उन लोगों ने कैश प्रिंट किया, कैश प्रिंट करके बांटा, तो इंस्टेंटली ड्यूरिंग 2020-21 वहां पे तो इकोनॉमी, अचानक लोगों के पास पैसा है तो इकोनॉमी स्टार्टेड डूइंग वेल। तो वो दिखाने लगे, देखो पूरे दुनिया तो थप बैठे, हमारे इकोनॉमी थप बैठे नहीं है। बट वंस यू स्टार्ट अ सिचुएशन जहां पे $5 ट्रिलियन एडिशनल करेंसी वहां पे सर्कुलेट हो रहा है, इन्फ्लेशन होगा, एंड इट स्टार्टेड हैविंग इट्स इंपैक्ट। अब जब इन्फ्लेशन होने लगा, फेडरल रिजर्व जो उनका इक्विवेलेंट ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाता गया। अब वो ट्रेडिशनल इंटरेस्ट रेट इन यूएस वाज ऑलवेज वेरी लो, 1.5%, 1.75%. In the last 1.5 years, it has gone up to almost like 4.75 to 5%. अब बेसिक में मैं ज़्यादा फाइनेंशियल टर्म्स यूज़ नहीं करूँगा ताकि सबको समझ में आए। जब इन्फ्लेशन होता है, जहाँ पे बहुत डिमांड बढ़ जाता है हर चीज़ का, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ा के सरकार क्या कोशिश करता है कि लोग अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट करें, क्योंकि उससे इंटरेस्ट पेमेंट होगा, उनका इनकम होगा इंटरेस्ट से। तो जब वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाता है और वो पैसा डिपॉजिट होता है बैंकिंग सिस्टम में, तो वो पैसा बैंकिंग सिस्टम के लिए एक लायबिलिटी बन जाता है, क्योंकि वो पैसा उनको इंटरेस्ट के साथ वापस करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो लेंडिंग रेट भी बढ़ेगा। तो लेंडिंग रेट जब बढ़ेगा, और दूसरी चीज है उस टाइम जब इतना हाई इन्फ्लेशन है, डिमांड कम हो रहा है, मतलब सिचुएशन ऐसा है कि इक्विटी मार्केट में इंपैक्ट पड़ रहा है, लेंडिंग रेट जब बढ़ रहा है, तो इन्वेरिएबली ऐसे तो वैसे अगर आप अमेरिका को देखेंगे तो अमेरिका में बहुत ज़्यादातर जो कंपनीज है वो मार्केट से पैसा लेता है, बैंकिंग से कम लेता है। लेकिन इंटरेस्ट रेट जब बढ़ जाता है, सिलिकॉन वैली जैसे बैंक, सिलिकॉन वैली बैंक वैसे वेंचर मतलब स्टार्टअप्स को पैसा देता है, इतने हाई इंटरेस्ट में लोग पैसा लेना बंद कर दिया। तो यू हैव टू पे बैक मनी टू द पीपल, but you don't have people taking money from you or borrowing money from you. In fact, that kind of a situation क्या होता है, एक सिस्टमिक चैलेंज तैयार होता है बैंकिंग सिस्टम के लिए। वो सिस्टमिक चैलेंज जो है बैंकिंग सिस्टम में अमेरिका में अभी शुरू हो गया है, और इसी की वजह से जो सिलिकॉन वैली बैंक है, इट इज अराउंड 15th to 16th लार्जेस्ट बैंक ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। दिखने में वो बहुत बड़ा बैंक है नहीं, बट वो दिखाता है दैट देयर आर प्रॉब्लम्स इन द बैंकिंग सिस्टम। दूसरी चीज है, ये जो इन्फ्लेशन हुआ अमेरिका में और ये जो एक सिस्टेमिक कोलैप्स की तरफ, अगर शायद कोलैप्स वर्ड यूज नहीं करना चाहिए, बट देयर इज अ ह्यूज सिस्टेमिक चैलेंज टू द बैंकिंग सिस्टम ऑफ अमेरिका, और बाकी और भी चीज है जिसके वजह से जो डॉलर का वैल्यू है उसमें काफी ज्यादा उसमें प्रॉब्लम आया है। और आप देखेंगे दुनिया धीरे धीरे, बहुत सारे कारण है, इसमें से ये एक कारण है कि धीरे धीरे कंट्रीज आर मूविंग अवे फ्रॉम डॉलर एज अ रिजर्व करेंसी। बात यह है, हम लोग यहाँ अमेरिका की डिस्कशन नहीं कर रहे, हम ये डिस्कस कर रहे कि कोविड के बाद अगर अमेरिका जैसे देश में ऐसा चैलेंजेस आया है, इतना हाई इन्फ्लेशन, बैंकिंग सिस्टम में चैलेंजेस, देयर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी बीइंग सर्कुलेटेड, तो हिंदुस्तान में ऐसा सिस्टेमिक चैलेंज आया क्यों नहीं। और इंटरेस्टिंग बात यह है, मैं एक यहाँ अगर पीपीटी चलता तो मैं दिखा देता कि जब ये कोविड का सिचुएशन आया, ऑपोजिशन का जो मेन ऑपोजिशन पार्टी है हमारे, और उनके जो मेन ऑपोजिशन लीडर है, ठीक वैसा ही उन्होंने एक सुझाव दिया था भारत सरकार को। क्या सुझाव था? सुझाव ये था कि पैसा प्रिंट करके सबको बांटो। अच्छा, देयर इज अ ट्वीट फ्रॉम राहुल गांधी ऑन 6 June 2020. Government is actively, as per him, government is actively destroying our economy by refusing to give cash support to people and MSME. और अमेरिका में क्या किया गया, ये जो $5 ट्रिलियन का जो
पैसा बांटा गया, सिर्फ लोगों में बांटा नहीं गया, कंपनीज में बांटा गया। कैन यू इमेजिन, आज जो लोग हिंदुस्तान में बोल रहा है क्रॉनिक कैपिटलिज्म का एक्यूजिशन अमेरिका में बैठ के लगा रहा है हिंदुस्तान के ऊपर, उसी देश ने $5 ट्रिलियन बांटा, जिसमें से ऑलमोस्ट $3 ट्रिलियन कंपनीज को बांटा गया। ठीक है, हिंदुस्तान में मोदी सरकार ने इस तरह से पैसा प्रिंट करके बांटा नहीं, बट ऑल्टरनेट किया। ऐसा नहीं कि किया नहीं है कुछ। शिवानंद जी जैसे उन्होंने कहा कि 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है, पैसा कहां पे खर्च किया? इंस्टेड ऑफ गिविंग कैश मनी, मोदी सरकार ने ये निर्णय लिया और ये एश्योरेंस देश को दिया कि ड्यूरिंग द पीक ऑफ पैंडेमिक नोबडी विल डाई ऑफ स्टारवेशन। इसका मतलब यह है कि ऑलमोस्ट अराउंड अप्रैल मई 2020 से शुरू करके अभी भी वो बरकरार है। 80 करोड़ लोगों को एडिशनल जो फ्री राशन दिया जा रहा है, to make sure nobody died of starvation during the peak of pandemic. That's number one. Secondly, giving the vaccine free of cost to more than 100 crore people. तो आपने क्या एश्योर किया? आपने एश्योर किया कि लोगों का फूड सप्लाई जो है वो उसमें कोई चैलेंज ना आए, और लोगों का जो बेसिक हेल्थ है उसमें कोई चैलेंज ना आए। क्योंकि अगर एक देश 140 करोड़ देश, उसमें अगर 50 करोड़ 60 करोड़ लोगों को अगर कोविड होके उसमें अगर कुछ हो जाता, it would have had a huge impact on the economy. So you have taken care of their basic food, and if you have taken care of their basic health without printing additional currency and circulating it in the system. अगर वो किया जाता, जो अमेरिका से सजेशन आया था, न्याय जो उन लोगों ने उनका नाम दिया था NYAY, कि पैसा बांटो, can you imagine what would have been the impact on the economy? अगर ऐसा होता तो मुझे नहीं लगता आज हम 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन पाते। मुझे नहीं लगता कि आज हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व $750 बिलियन होता। मुझे नहीं लगता कि आज इन्फ्लेशन मैनेजेबल लेवल में होता। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि हिंदुस्तान का जो इकोनॉमी है अभी एब्सोल्युटली सब कुछ ठीक है, क्योंकि अब जब एक इतना बड़ा पैंडेमिक होता है, उसके बाद यूक्रेन रशिया का जो लड़ाई है उसका जो इम्पैक्ट है, तो क्राइसिस पूरे दुनिया में है। और उस हिसाब से अगर देखा जाए कंपैरेटिवली इंडिया काफी बेहतर स्थिति में है। इसका मतलब यह नहीं है कि सब कुछ एग्जैक्टली है, एंड दिस इज वेयर द गवर्नमेंट्स वर्क कम्स, व्हिच इट हैज डन एक्सीलेंटली इन टर्म्स ऑफ मैनेजिंग द क्राइसिस। क्राइसिस है, उसको मैनेज किया गया है। पहली चीज तो यह है कि जैसे मैंने कहा कि फूड राशन, दूसरी चीज है वैक्सीन, और आत्मनिर्भर भारत as part of that, what government has done is this: it has moved towards making the economy and the industry far more resilient as part of Atmanirbhar Bharat policy. अगर वो resilience तैयार नहीं होता, it would not have helped India. That is something. So if you look at what they have done and compared to what we have done, I will not go too much into details, but a few things are important to be mentioned. I'll just take 1 minute. So there was something that the government did in terms of making sure that जो हमारे MSME है उनको और भी resilient बनाया जाए। Resilient बनाने के लिए there are certain things the government did. एक तो सरकार ने, जैसे मैंने कहा, कि पैसा दिया for ration and the vaccines. India went ahead with something called structural reforms. Structural reform उसके पहले ही शुरू हो गया था. We have to remember, till 2022, Government of India had recovered the whole banking system. More than 8 lakh crore of NPA that was accumulated before that. Insolvency Bankruptcy Code Act, Fugitive Economic Act, Fugitive Economic Activity Act, ये जितने सारे act आए, that has helped in making the economy and especially the banking system far more resilient. That's number one. And what was done, especially as part of making the MSME strong, instead of giving them money, ये जो अमेरिका में पैसा दिया गया था, वो बिना देके India revised the definition of MSME. Now, how does the redefinition of or redefining the MSMEs helped India? जैसे माइक्रो जो एंटरप्राइजेस होता है, उनका डेफिनेशन ये था कि पहले जो था वो
उसको हटा के अभी अप टिल 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट एंड 5 करोड़ टर्नओवर यू विल बी डिफाइंड एज अ माइक्रो एंटरप्राइज। इसके पहले क्या होता था, एक जो हमारा एक जो जो मार्जिन होता है उससे ऊपर अगर इफ यू गो देन यू विल नॉट गेट द बेनिफिट्स दैट अ माइक्रो एंटरप्राइज गेट्स। So you have expanded the horizon and the capacity of the MSMEs to expand and become far more bigger. अगर आप बड़े हो जाते हो then what happens? You get economy of large scale production, scalability बढ़ जाता है, तो you become far more globally competitive. So they have revised the whole definition of MSME both for micro and then small and medium enterprises. 3 लाख करोड़ का क्रेडिट गारंटी स्कीम दिया गया था। ये पैसा बांटा नहीं गया, they were given additional loan जहां पे credit guarantee as a guarantor the government of India stood, but that was a loan given, that was not as part of न्याय जो एक suggestion आया था पैसा बांटो। So this money was given to them at a difficult time to tide over the difficult time, but eventually they had to return the money, which means you have controlled the amount of currency that was in circulation in the economy. उसके बाद they created a 50,000 crore corpus to sustain, और इक्विटी इन्वेस्टमेंट सरकार ने कुछ किया था इन सम ऑफ द मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस व्हिच वर इन क्राइसिस। देन relief was given in certain other way in terms of deferment of payment कि during the peak of pandemic you will not have to, there was a moratorium, एक moratorium तैयार किया गया था that you do not need to pay the interest and the principal during that time, उसके बाद आप पेमेंट करें। और जो चीज किया गया था कि जितने पेमेंट्स आउटस्टैंडिंग था फॉर एमएसएमई फ्रॉम गवर्नमेंट उसको रिलीज किया गया था। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, टिल 200 करोड़ जितने भी टेंडर्स है वहां पे ग्लोबल टेंडर हटाया गया था। मतलब यू गिव प्रेफरेंस टू इंडियन स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस सो दैट गवर्नमेंट इन सर्टन वे वाज सपोर्टिंग देम विदाउट डिस्ट्रीब्यूटिंग कैश टू देम। And as part of Atmanirbhar Bharat, if you see what has happened in the defense industry today, almost everything is mandated to be made in India. ये सारे चीज जो import होते थे gradually from basic components, so there are around 1500 to 2000 all kind of products which are now being manufactured in India. Yes, it will take time. Emergency purchase आज भी किया जाता है for any kind of emergency situation, but over a period of time what you have tried to do, you have tried to create a supply chain within the country, you have allowed the expansion of the companies to become far more resilient, and you have created an ecosystem where the companies can survive with better support from the government instead of giving them loan. And that is why you see ये जो 5th largest economy के हिसाब से इंडिया ने emerge किया, it was not a miracle. It was out of lot of critical decision that government of India took. And I want to make last two points before I give it over to Harshvardhan ji. Production linked incentive एक scheme बनाया गया था in 10 to 12 sectors, in which government is trying to do is that they are incentivizing companies to produce in India, perhaps by shunning away some of the other countries like China. कोविड के टाइम ये भी देखा गया था, हमारे साथ हमारे जो नेबर है उनके साथ प्रॉब्लम था, लेकिन बहुत सारे ऐसे कमोडिटीज है फॉर विच वी आर डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर बेसिक रॉ मटेरियल्स, फॉर इंटरमीडिएट कंपोनेंट्स एंड इवन फॉर फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। मैं एग्जांपल देता हूँ एक, इन द जेनेरिक ड्रग इंडस्ट्री फार्मास्यूटिकल वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन हमारे जो एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट है जिससे वो ड्रग्स बनते हैं वो अमेरिका से, वो चाइना से आता था। एक पैरासीटामोल के लिए भी जो एक्टिव फार्मा इंग्रेडिएंट है वो बाहर से आ रहा है। So you cannot sustain in that kind of a situation. So एक resilient supply chain के हिसाब से production linked incentive देके across several sectors it was done. And how it would impact India, the best example of that is this कि 2014 में India में there were only 2 companies which were making mobile phones. In the next few years what has happened is that today India has emerged as the 2nd largest manufacturer of mobile phones in the world. So from semiconductors to basic components across the spectrum, in lot of areas this production linked incentive scheme is being done to make an ecosystem of manufacturing. सरकार ने ये भी कोशिश किया था एग्रीकल्चरल रिफॉर्म लाने की, क्योंकि एग्रीकल्चरल रिफॉर्म अगर इस देश में आए तो इट विल क्रिएट लार्ज नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज इन एग्रीकल्चर सेक्टर, जहां पे आज जॉब अपॉर्चुनिटी होता नहीं है. But we know the kind of politics that was played because of which it could not be done. You have to understand the whole economy of India in terms of job creation is only sustained by the manufacturing and service industry, not by agriculture. हम लोगों से कोई नौकरी लेके एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं जाते. एग्रीकल्चर सेक्टर में there is what you call disguised unemployment.
जहां 5 लोगों की जरूरत है 50 लोग काम करता है. So we went for resilience creating reforms rather than distributing cash to revive the economy during pandemic phase. America, in spite of being such a strong country, took the course of printing currency, $5 trillion and distributing it. Uska short-term impact was good, but eventually it is creating a banking crisis. And another thing is which American-led coalition created a situation. We all know that the Russia-Ukraine war is engineered. It's not a spontaneous war. Dwight Eisenhower at one point of time कहा था, if in not so many words, जो military industrial complex है West के, every 5-10 years it needs a war to sustain itself. नहीं तो defense equipment खरीदेगा कौन? So the war with Russia, which started from February 2022, instantly America ने sanction लगा दिया, West ने sanction लगा दिया और Russian oil कोई नहीं खरीद सकता. So रशिया के ऊपर सैंक्शन तो लगा दिया. अब रशिया ने जो रशिया इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल इन द वर्ल्ड, नेचुरल गैस एंड ऑयल, तो वो जो डेफिसिट है उसको फुलफिल कौन करेगा? देयर इज नोबडी. और अगर डेफिसिट कोई पूरा करता भी है तो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है टू सप्लाई दैट टू वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट दैट वाज इन यूरोप. इनवेरिएबली व्हाट हैपेंड, द प्राइस ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस स्टार्टेड गोइंग अप. इंडिया ने बोल दिया मैं सैंक्शन को नहीं मानता हूं, वी विल बाय इट फ्रॉम रशिया. We will buy from any country which saves money for our poor people. Invariably what happened? We bought oil from Russia at deep discounts. Whereas America and Europe are in crisis today because of high price at which they have to buy oil. And to bypass that, what they do now, interestingly, a country like India which doesn't produce oil is one of the exporter of oil, क्योंकि Russian oil India से रिफाइन होके जा रहा है बाहर और वो यूरोप खरीद रहा है. So by defying the sanctions that US imposed, by not taking the path of US of printing currency, that some politicians from opposition parties also were advocating कि print करो पैसा सबको बांटो, Indian economy was saved by Modi government. And instead we went for something, जब ये कहा जाता है ना कि जब एक difficult time आता है, when you go for that manthan, then you emerge stronger. And we went through that phase. Can you imagine through that situation where articles were written that India का तो startup system खत्म हो जाएगा. We emerged as the third largest ecosystem in the world for startups with 84,000 startups and more than 120 unicorns. Unicorns are such startups whose valuation is more than $1 billion. और MSA वो जो मुद्रा लोन है, that is something which you have to understand. And that is part of what we are discussing in G20 also. मुद्रा लोन में क्या गया कि around 20 lakh crore loan was given to 34 crore people to become self-sufficient, self-employed, micro enterprises. A micro enterprise क्या होता है? An organization जहाँ पे सिर्फ 1-2 लोग काम कर रहा है. Now these organizations never got institutional funding. वो उनको पैसा नहीं मिलता है. जब वो चाय वाला होता है छोटा सा, एक डोसा बेच रहा है, उनको पास इंस्टीट्यूशनल फंडिंग बैंक से नहीं मिलता है क्योंकि उनके पास कोई रजिस्टर्ड एड्रेस नहीं होता. Once they started getting mudra loan, collateral free loan, what was the impact out of that? They started expanding. Imagine if there are more than 5 crore micro enterprises in this country. जो छोटे छोटे कारोबार होता है ना, वो पनवाड़ी का दुकान है, ये है फलाना डिमका, ये सब चाय वाला. Now if 5 crore people, they started expanding and started employing one more person. So how many people were they employing, say, before 2019, before 2020? 5 crore micro enterprises used to employ 12 crore people. So once they started getting mudra loan, they started having one additional person being employed. Number of person getting employed, 5 crore more people. उनका provident fund account नहीं होगा. If you look at EPFO, उसमें that will not be reflected, but they are productively employed. That kind of employment organized sector cannot do. और जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है जिसको लेके यंग जनरेशन इज वेरी एक्साइटेड, वी ऑल्सो नीड टू अंडरस्टैंड दैट द यंग जनरेशन विल नॉट बी नीडेड वंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्ट्स डूइंग एवरीथिंग. सो यू नीड टू क्रिएट ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज. इवेंचुअली बिकॉज ऑफ दैट टुडे, while the circulation of money within the country was remained constant, उसको मैनेज किया गया,
demand was not a problem in this country. We emerged, and it's going well. And because of that today, IMF, not the government of India, IMF terms India, not US, IMF terms India as a bright spot in a dark horizon. So when Modi ji was doing the Jam Trinity, Jan Dhan, Aadhaar Mobile, and doing the direct benefit transfer, that has been termed as by IMF as a wonder in digital infrastructure. अगर वो डिजिटल इंडिया का मुहिम नहीं चलाया गया था तो वर्क फ्रॉम होम नहीं होता. The economy would have come to a standstill. Today, the amount of digital transaction that happens in India in a year is more than the amount of digital transaction that happens in US, UK, France, Italy combined. Germany had said that कि जिस तरह से इंडिया में टैक्स का वो प्रोसेसिंग होता है, that kind of time for that kind of people, they will take 1.5 years to do what India does in few days. So the digital backend infrastructure, the Jam Trinity, the resilient supply chain, direct benefit transfer, and giving support to the MSME without giving cash aid, giving additional food ration to 80 crore people, to buy and giving additional and giving these vaccines to not just people of India but to more than 90 other countries. Vaccine Maitri जिसको कहा गया. When the developed countries were hoarding the vaccine, वो नहीं दे रहे थे. We were giving it. अब जब countries like Sri Lanka were collapsing, who came to support them? Not a US, not an IMF, but India. And that is why today, जो global south है, there are more than 120 small countries जिनका कोई सुनता नहीं है. And they suffer the maximum when sanctions are imposed. They suffer the maximum when vaccines are needed, but they don't have it. उनके manufacturing capability भी नहीं है. They want India to be their voice. And that is a very big issue of G20 today. That Prime Minister said that we would become the voice of the voiceless. So India's industrial scale proficiency was used for making vaccines, and India showed to the world that you can use the private sector's or capitalistic industries' capacity to make vaccines, and yet you can have a socialist approach and making sure that you give it to people free of cost, because health is important. Without healthy people, you cannot have a healthy economy. And that's why even when we gave free vaccines, जो अमेरिका ने नहीं दिया था, we gave free vaccines, we spent huge amount of money on vaccines and free ration. Still the economy emerged as the 5th largest economy क्योंकि हम लोगों ने पैसा बांटा नहीं है. Something that many of our opposition party members were advocating, and their mentors sitting in US were advocating. And that is something I think we have to understand, that what has been the journey of India in the last 3 years. Does it mean that we have become a $20 trillion economy? No, we are a $3.5 trillion economy. But given the kind of challenges we have, remember what France has to do, UK has to do, we have to do it 20 times more, because our population is 20 times, almost more than them. Their population is 6 crore, ours is almost 140 crore. So imagine the amount of effort that India had to put in. Manage the economy, manage people's health, manage a crisis. इस तरह के जिस तरह का हमारा देश है, the density of people, there could have been riots if you had imposed curfew on everyone. कोई नहीं आएगा, कोई बाहर नहीं आएगा, सबको मास्क, बिना मास्क के जाओगे तो मार देंगे. Some of the countries tried to do it. And the West actually were projecting that, look, the Chinese model is so great. सबको वैक्सीन दे दिया. Ultimately क्या हुआ? Well, we know what happened. So I think we need to credit the government a little more than what is generally done, in terms of what it has done, in terms of making sure that the economy remains strong. Our banking system of India today is far better than many of the other countries. So I rest my case here. अगर कोई सवाल होगा तो I don't want to take any more time. Thank you.